हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। सो बेसिकली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। हालांकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर कराए थे तो उसमें थोड़ा सा समझाया था, लेकिन स्टिल कुछ बच्चों के डाउट्स है इसको लेकर। कम से कम 2-3 बच्चों ने मुझे कमेंट किए हैं कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग उनको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, सो हम इसी पर बात करेंगे। क्वेश्चन आने को कहीं से भी आ सकता है, तो हम यही मानकर चलते हैं। और जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और क्योंकि आज तक जितना मैं दे पाई उतना ही दे पाई हूँ, और बाकी बच्चों के लिए जो कंटिन्यू रहेगी इस मेरी जो सीरीज होगी रिवीजन वाली और क्वेश्चन पेपर वाली, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता DSSB का। तो चलिए आज बात करेंगे दो टर्म्स के ऊपर, एक है कोलैबोरेशन और एक है कॉपरेशन। तो कोलैबोरेशन और कॉपरेशन, वैसे अगर आप हिंदी में मीनिंग दोनों के सर्च करेंगे तो आपको सेम भी मिल जाएंगे। वैसे कोऑपरेटिव लर्निंग को सहकारी शिक्षा या सहकारी अधिगम बोलते हैं, कोलैबोरेशन को सहयोगात्मक लर्निंग भी बोलते हैं, या फिर दोनों का इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा। अब डिफरेंस जो है, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा तभी तो आपका क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की आपकी वीडियो है। ठीक है, जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए तो देखते हैं दोनों टर्म्स के बारे में। देखिए, जो कोलैबोरेशन है यानी कि जो सहयोगात्मक अधिगम की हम बात करते हैं, सो कोलैबोरेशन एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, ये छतरी की तरह कवर कर रही है सारी चीजों को। सो आप ये मानकर चलिए, पहली चीज तो कोलैबोरेशन के अंदर कोऑपरेशन आता है। दैट मीन्स कि कोलैबोरेशन अपने आप में एक फिलॉसफी है, ये बहुत बड़ी टर्म है। ये फिलॉसफी है कि हम किस तरह से लोगों से रिलेट करते हैं, हम किस तरह से उनसे रिलेट करके सीखते हैं, किस तरह से दूसरों के साथ हम काम करते हैं, या फिर किस तरह से दूसरों से हम संबंधित होना चाहते हैं। सो कोलैबोरेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है। तो ये जो सहयोगात्मक या सहयोग शिक्षा है आपकी, बेसिकली कहती है कि हम दूसरों से रिलेट करके सीखते हैं अच्छा बेहतर, और दूसरों के साथ मिलजुल कर हम काम सीखते हैं और काम करते भी हैं। तो कोलैबोरेशन अपने आप में एक फिलॉसफी है, यानी कि एक दर्शन है। अब आप ये कह सकते हो कि कोऑपरेशन जो है उसकी एक स्ट्रैटेजी है। ओके, समझ में आया? तो एक ब्रॉड टर्म है आपकी कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, उसके अंदर का पार्ट है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन एक स्ट्रैटेजी है कोलैबोरेट करने की दूसरों के साथ। ठीक है, अब कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन आपको नहीं करना है, याद रखिए चीज। तो मैंने बताया कोलैबोरेशन क्या होती है, एक्चुअली हम किस तरह से दूसरों से रिलेट करते हैं, किस तरह से दूसरों के साथ सीखते हैं, काम करते हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेशन। इट इज अ वे ऑफ वर्किंग विद अदर्स टू अटेन ए शेयर गोल। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है। बेसिकली अल्टीमेटली ये एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो आप क्लासरूम्स में बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर होता है कि आप बच्चों को कोलैबोरेट करवा सके कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू। ओके, सो इट इज अ वे ऑफ वर्किंग विद अदर्स टू अटेन ए शेयर्ड गोल, जहां पर आपको एक साझा लक्ष्य प्राप्त करना होता है। देखो, आपके क्वेश्चन ज्यादातर कोऑपरेशन पर आते हैं, कोलैबोरेशन पर नहीं आते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। आगे आपको मिलेगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं कोऑपरेशन की, साथ ही साथ कोऑपरेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। कोऑपरेटिव लर्निंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग कंटिन्यूम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सहकारी शिक्षा होती है बहुत ही स्ट्रक्चर होती है, और ये रिप्रेजेंट करती है जो मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड, मतलब कोलैबोरेशन का एक जो बहुत ही मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि संरचित अंत जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है कि कोलैबोरेशन करने के लिए हम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे से कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन कर लिया एक स्ट्रक्चर्ड वे से, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम कोलैबोरेशन बच्चों में भरपूर रूप से उनके अंदर एक तरह से भर पाए उस चीज को, कोलैबोरेशन को। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि कोलैबोरेशन आपकी एक अम्ब्रेला टर्म रहेगी जिसके अंदर कोऑपरेशन आता है। ओके, तो ये कोलैबोरेशन है और ये अंदर जो है आपका कोऑपरेशन है, मतलब एक स्ट्रैटेजी है कोलैबोरेशन के अंदर कोऑपरेशन की। ओके, चलिए कोऑपरेटिव लर्निंग पर हम थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर हम बाद में फिर से कोलैबोरेशन की बात करेंगे। पहले कोऑपरेटिव लर्निंग को समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि एक सिखाने की या शिक्षण की रणनीति है, which allows students to work together in small groups with individuals of various talents, abilities and backgrounds to accomplish a common goal। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि अब यहाँ पर वेरियस टैलेंट्स, एबिलिटीज, बैकग्राउंड वाले के क्या मतलब है। बेसिकली जब आप कोऑपरेशन कराते हैं तो आप मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, इस चीज को याद रखना। आप सेम ग्रुप की, मतलब सेम जो कहते हैं ना कि होमोजीनियस ग्रुपिंग आप नहीं करते हैं, यहाँ पर हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करते हैं, कि आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टैलेंट के, डिफरेंट एबिलिटीज के, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे एक एक उसके अंदर आए, है ना। मान लो जी आपने 5 लोगों की टीम बनाई है, वैसे मोस्टली 5, 4, 3 इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर जो है ग्रुप्स बनाती है बच्चों के, ताकि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। अगर आप मान लीजिए सेम बच्चों का ग्रुप बना देते हैं,
अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग यूज कर रहे हैं क्लास में और आप सेम ग्रुप बना देते हैं कि ठीक है भाई, जो बच्चे सारे क्रिएटिव उनको एक साथ ले आओ 5 बच्चों को, और जो बच्चे जो है थोड़े डल्स हैं उनको एक ग्रुप में रखो, तो ये कोलैबोरेशन नहीं होगा प्रॉपर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, होमोजीनिटी कर दी है वहां पे, कि आपने एक तरह के बच्चे एक ग्रुप में ले लिए हैं, जिससे वो एक दूसरे से ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि जब आप मिक्स ग्रुपिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, तो वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको डिफरेंट चीजें जानने को मिलती है, दूसरों को समझते हैं, ना कि वो बिल्कुल कॉम्पिटिशन करते हैं, बल्कि समझ के उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं होते कि 10 लोगों का 20 लोगों का ग्रुप बना दिया आपने कोऑपरेटिव लर्निंग करो, जी नहीं, आपको 3 4 5 6 इतना ही छोटा ग्रुप रखना पड़ता है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट है ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग द मटेरियल एंड ऑल्सो फॉर हेल्पिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम टू लर्न। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कोऑपरेशन में हालांकि ग्रुप लर्निंग हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। कहने का मतलब है कि एक जो इंडिविजुअल, मान लीजिए 5 ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, तो हर एक बच्चा अपनी लर्निंग के लिए तो जिम्मेदार है ही, साथ दूसरों के साथ जो है कोऑपरेट भी करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका असेसमेंट इंडिविजुअल भी लेवल पर भी होगा और ग्रुप लेवल पर भी होगा। ये नहीं है कि आपका सिर्फ ग्रुप लेवल पर होगा, ठीक है इस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया तो हो गया, नहीं, वहां पे हर एक पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस भी अच्छे से देखा जाएगा जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसके अंदर। ठीक है, अब कुछ देखो एलिमेंट्स होते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहकारी जो अधिगम है उसके कुछ असेंशियल फैक्टर्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक अन्योन्याश्रय, ये देख लेना, इसको हिंदी में प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत जवाबदेही। फिर है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन, आमने सामने का बिल्कुल जो अंतःक्रिया है वो बहुत ही प्रमोशनल होनी चाहिए। फिर है सोशल स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। फिर है ग्रुप प्रोसेसिंग। अब ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज को हम डिस्कस करेंगे जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी ग्रुप लर्निंग में यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में शामिल होते हैं, तो आपको जो आपके अंदर, बच्चों के अंदर हमें ये भावना डेवलप करनी है कि उनको अपना लक्ष्य जो है तभी मिलेगा जब पूरा ग्रुप अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये नहीं है कि अगर आपने 5 बच्चों का ग्रुप बनाया है, एक बच्चे ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो हो गया काम, नहीं, उसको अपने बाकी के 4 मेंबर्स की जो लक्ष्य है उनको भी देखना पड़ेगा, मतलब एक साथ चलना पड़ेगा। आपने तो अचीव कर लिया, आपका जो उसमें हिस्सा था कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ये टास्क करना है, लेकिन आपको एज ए ग्रुप जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंस, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए कि ठीक है मैं अपने आप को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलना है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कि सकारात्मक रूप से अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी उसमें हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे को गाइडेंस भी करते रहना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत जवाबदेही। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भले ही आपका ग्रुप, अब ये उल्टा हो गया इसका है ना, कि अगर आपने ग्रुप वर्क जो है किया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है 3 बच्चे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं उस ग्रुप में, है ना, 2 बच्चों का कोई रोल ही नहीं है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका भी एक पर्टिकुलर रोल है, आपको भी अपने उसको पूरी तरह से निभाना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, ग्रुप में रहते हुए, ग्रुप के रूल्स फॉलो करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, क्योंकि कोलैबोरेशन जब होता है तो ऐसा नहीं है कि आप दूर से बैठे बैठे कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप सभी का, पार्टिसिपेंट्स का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप सभी से जो है क्लोज हो, एक साथ क्लोज होके काम करें। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे रूम में बैठा है, दूसरा तीसरे रूम में बैठा है, आपका एक ग्रुप है, आपको एक जो है प्रेजेंटेशन करनी है ना, आपको ग्रुप में काम करना है, तो आप एक साथ बैठ के काम करें। ये नहीं कि 2 अपना काम उठाकर किसी दूसरे रूम में चले गए, 2 किसी और रूम में चले गए, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स और कोलैबोरेटिव स्किल्स क्या होती हैं? बेसिकली सोशल स्किल्स में जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, दूसरों का कंसेंट क्या है, दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है, उसको सोचते हैं, हमें सोच में कोऑपरेशन हमें आना चाहिए सोशल स्किल्स में, कि हाँ भाई आप एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, तो जो भी हमारी सामाजिक स्किल्स होती हैं, सामाजिक कौशल होता है एक समाज में रहने के लिए या फिर एक ग्रुप में रहने के लिए, वो सारी स्किल्स इससे डेवलप होती हैं, होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर होगा कि हम एज अ ग्रुप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम एज अ ग्रुप अच्छा कर रहे हैं, क्या सब लोग काम मिलकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमें और कुछ करने की आवश्यकता होगी अगले टाइम पे, मतलब हमारा ग्रुप एज अ होल कैसे काम कर रहा है, ये नहीं कि हम अकेले अकेले कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप की जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रसंस्करण हो रहा है, वो किस तरह से चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कुछ लोग अलग बैठे हुए हैं, अगर बैठे हुए तो उनको एक साथ लेके आना है। तो ग्रुप प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट आपने पढ़ लिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके कोऑपरेटिव लर्निंग के। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे। ठीक है,
बेसिकली जो एलिमेंट्स है उन्हीं से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज दैट आर बेस्ट हैंडल थ्रू ग्रुप वर्क। तो उन टास्क और लर्निंग एक्टिविटी को करते हैं जिनको ग्रुप वर्क में आराम से किया जा सकता है। मतलब ऐसे नहीं, एक तो होता है इंडिविजुअल होता है जो आपका, ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज अलग होती हैं, लेकिन जैसे आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है, ग्रुप वर्क कर रहे हैं किसी चीज पर, तो उसमें ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स, और स्मॉल ग्रुप्स होने चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 से 5 मेंबर हो जाए, इसमें 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो 10 मेंबर है, 15 मेंबर है, तो उसमें जो है कोऑपरेटिव लर्निंग ज्यादा इफेक्टिवली हो नहीं पाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो है बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूज कोऑपरेटिव प्रो सोशल बिहेवियर टू अकम्प्लिश देयर कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज। बेसिकली यहाँ पर यह है कि कोऑपरेटिव स्किल्स होनी चाहिए और प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि सामाजिक बिहेवियर होना चाहिए उनका, कि वो सामाजिक बिहेवियर करने के इच्छुक भी हो और उसको इंपॉर्टेंस भी दे और वही बिहेवियर वो शो करे, है ना। एक होता है कि आप ग्रुप पे तो काम कर रहे हैं लेकिन आप एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, है ना, मतलब कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर रहा हूँ, एक ये चीज होती है। एक होती है कॉपरेशन की भावना की नहीं ठीक है, ये मेरे ग्रुप का पार्ट है, ये अच्छा कर रहा है तो मुझे इसको एनकरेज करना है, और है ना, मुझे भी कोशिश करने की मैं भी इसकी तरह अच्छा करूँ। तो प्रो सोशल बिहेवियर आपका यहाँ पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट स्टूडेंट्स नीड ईच अदर टू अकम्प्लिश देयर कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज। दूसरी चीज है कि एक्टिविटीज जो है स्ट्रक्चर होनी चाहिए, संरचित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रैंडमली कोई भी एक्टिविटी चल रही है। आपके ग्रुप में आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी किस तरफ जा रही है, किस तरह के टास्क किस किस मेंबर को करने हैं, और को मतलब कंबाइन करके उनका क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क ऑफ लर्निंग। ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप परफॉर्म कर रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। आपको उस ग्रुप में जो है अपना, मान लीजिए 4 का ग्रुप है तो 25% आपका भी हिस्सा है वहां पर, जो वो वर्क है आपको परफॉर्म करना होगा ग्रुप को साथ लेके चल के। ओके, सो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब बात करते हैं फिर से कोलैबोरेशन के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज्यादातर आएंगे कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर, है ना। कोलैबोरेशन का एक तरीका है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेशन क्या बताया था मैंने, एक अम्ब्रेला टर्म होती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस इन्वॉल्विंग ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स बाय स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा। तो जो आपका कोलैबोरेशन है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी हो सकता है, टीचर के बीच में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के बीच में भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारा काम है कि आप सहयोग करना सिखाएं। बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग का ये पार्ट होता है। इस कोलैबोरेशन के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज कैन रेंज फ्रॉम क्लासरूम डिस्कशन से लेकर ये आपके शॉर्ट लेक्चर्स तक, एंटायर क्लास पीरियड तक, है ना। किसी रिसर्च पर आप काम कर रहे हैं जो पूरे साल चलती है, वहां पर भी कोलैबोरेशन हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लास स्पेसिफिक हो सकती है, लेकिन कोलैबोरेशन अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है जो रिसर्च में भी और टीचर्स के बीच भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो कोलैबोरेशन अपने आप में एक फिलॉसफी है जिसके ऊपर जो है, जिसके अंदर जो है कोऑपरेशन एक पार्ट है। ओके, कोलैबोरेशन का बेसिक मतलब होता है कि हम किस तरह से दूसरों से रिलेट करते हैं, किस तरह से उस पर काम करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो कोलैबोरेशन की रूट्स है, कि कोलैबोरेशन लर्निंग जो है वो आई कहाँ से है। सो आपको बता दूं कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है इसकी जो रूट्स है वो ब्रिटिश टीचर्स से मिलती है, ठीक है, जो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है लिटरेचर में ज्यादा एक्टिव हो पाए जब वो काम करते हैं, है ना, और ग्रुप में काम करेंगे तो बेटर होगा। तो ब्रिटिश टीचर्स ने यूज किया था सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात की थी। जबकि कॉपरेशन की बात करें तो वो अमेरिका से लिया गया, मतलब अमेरिकन फिलोसफीज जो थी वहां से लिया गया है। जैसे कि कर्ट लेविन है या फिर जॉन डीवी है, उनका काम जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में काफी सराहनीय रहा है। ओके, तो अब ये कह सकते हैं, यू कुड से दैट कोऑपरेटिव लर्निंग इज वन वे टू कोलैबोरेट इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में कोलैबोरेट करने के लिए हम कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, है ना। लेकिन टर्म जो है अम्ब्रेला टर्म कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग ही रहेगी। इंटरचेंजेबली भी यूज की जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बता दिया है क्या है ना। ये बड़ी टर्म है कोलैबोरेटिव लर्निंग, और कोऑपरेशन इसके अंदर का पार्ट है। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ना भी हो तो फिर एक बार कमेंट जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।